जी तथा अन्य उपस्थित यहाँ छात्रगण तथा छात्रा, राजेंद्र यादव के बारे में दो बहुत रोचक भाषण आप लोगों ने अभी सुना। एक तिवारी जी का, दूसरा रामपाल जी का। और जाहिर है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका इंटरेक्शन राजेंद्र यादव से होता रहता था, और हर एक का एक बहुत रोचक संस्मरण निश्चित रूप से होगा। कोई भी जो राजेंद्र यादव के संपर्क में आया वह रोचकता से वंचित नहीं हो सका। वो एक ऐसी पर्सनालिटी थी। राजेंद्र यादव आगरा में पैदा हुए थे, और जब कॉलेज डे में वो थे तो हॉकी मैच खेलते समय एक बड़ी दुर्घटना हो गई, जिससे उनकी एक टांग टूट गई, और वो जिंदगी भर वो बैसाखी पर चलते रहे। कई एक प्रॉब्लम था जीवन के अंतिम क्षणों में, उनको ग्लूकोमा था, ठीक से देख नहीं पाते थे, और वो इस हालत में, जिस हालत में वो थे शारीरिक रूप से, उसमें इतना बड़ा साहित्यकार बन जाना, और सिर्फ साहित्यकार ही नहीं बल्कि तमाम हमारे पूर्ववक्ताओं ने ये कहा कि बहुत लोग हंस में छप करके ही लेखक बने, और अभी उनकी मृत्यु पर जनसत्ता में पहला लेख जो छपा वो राजकिशोर का। उन्होंने यद्यपि सहमत नहीं हूँ मैं इस बात से, कई लोगों के नाम गिना दिए हैं कि अगर उनको वो नहीं छापते तो वो कहाँ रहते, कहीं के नहीं रहते। कई महिलाओं को इस तरह से कहा, लेकिन एक हकीकत थी कि उन्होंने एक मंच दिया था, और वो बहुत बड़ा मंच था उनका। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात कि संभवतः मैं पहला व्यक्ति हूँ यहाँ आपके बीच में जो राजेंद्र यादव के विभिन्न 3 जन्मदिन पर स्पीकर था। एक तो जब वो 75 साल के हुए थे, और फिर उसी साल एक दूसरा भी सेमिनार हुआ था। एक तो त्रिवेणी कला संगम में जो बहुत बड़ा सेमिनार था, दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में हुआ था, इंडियन सोशल साइंस इंस्टीट्यूट लोधी, और तीसरा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जब वो 80 साल के हुए तो अशोक वाजपेयी ने वो सेमिनार कराया था उनके जन्मदिन पर। और जो प्रिय विषय थे राजेंद्र यादव के, वही विषय उस सेमिनार का था, और वैसे ही स्पीकर चुना गया था। जैसे दलित साहित्य और स्त्री विमर्श का जिक्र हुआ, युवाओं का जिक्र हुआ, तो उसको देखते हुए मुझे बुलाया गया था, अनामिका को बुलाया गया था, और उदय प्रकाश को। हम 3 के लेक्चर, तीनों जन्मदिन पर एक खास बात ये थी कि जब वो 75 साल के हुए तो एक उनको उनकी याद में कहिए या जो भी कह लीजिए, एक पुस्तक का संपादन भारद्वाज और साधना अग्रवाल ने किया। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस पुस्तक की टाइटल थी हमारे युग का खलनायक राजेंद्र यादव। और वो बड़ा ऐतिहासिक जन्मदिन था उनका, वो 75वां, जब ये किताब का विमोचन हुआ। और सबसे पहले मुझे बोलने के लिए कहा गया। मैनेजर पांडे भी उसमें थे, गोपाल राय थे, नामवर सिंह थे, और कई लोग। सबने बंद कर दीजिए भाई। एक स्वर से सबने राजेंद्र यादव की जो धज्जियां उड़ाई उनके 75वें दिन पर, वो भूला नहीं जा सकता। जो लोग
अगर जेएनयू के कुछ लोग हो सकता है उस समय उसमें रहे हो। ये 2004-05 की बात है। और उसी में से एक बात मैं भी अपनी दोहराना चाहूँगा कि राजेंद्र यादव की जिस तरह से आलोचना की जाती थी उसी को दिमाग में रख करके मैंने कोट किया था ऋग्वेद की एक ऋचा जो दुश्मन को संबोधित करते हुए है और बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें टार्चर का तरीका बताया गया है। आज के थानेदार भी वैसा टार्चर नहीं कर सकते जो उस ऋग्वेद में है। वो ये था, वो कहता है पुरोहित कि हे मेरे दुश्मन, मैं तेरे अंडकोशों को एक पत्थर पर रख करके दूसरे से कुचल दूंगा। ये दुश्मन से बदला लेने का। तो इसी को पूर्ण करते हुए मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग इस समय भी हैं हमारे देश में जो अपने हाथों में पत्थर लेकर राजेंद्र यादव की तलाश कर रहे हैं। तो ठहाका खूब लगा वहां पर, लेकिन मैंने देखा कि राजेंद्र यादव भी उस ठहाका में शामिल थे। तो एक विचित्र पर्सनालिटी थे राजेंद्र यादव। और उनके बारे में सबसे, जैसा कि आपने अभी जिक्र सुना, ये नई कहानी के वो सूत्रधार थे और उनके साथ 3 व्यक्तियों का जो नाम लिया जाता है उसमें मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। इन 3 व्यक्तियों ने कहानी की, नई कहानी के क्षेत्र में इन लोगों ने तहलका मचा दिया था। मोहन राकेश तो बहुत पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, मेरे ख्याल से 1967 में। लेकिन कमलेश्वर और राजेंद्र यादव काफी दीर्घजीवी रहे। कमलेश्वर जी सारिका निकालते थे, लेकिन सारिका 80 के दशक में आते आते वो बंद हो गई। और उसी समय राजेंद्र यादव ने प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका हंस, जो वर्षों पहले बंद हो गई थी, उसी को उन्होंने शुरू किया। एक खास बात यह है कि इन तिकड़ी जो थी, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव और कमलेश्वर का, संयोग से इन तिकड़ी में से 2 लोगों से मैं भी काफी नजदीक था, कमलेश्वर से और राजेंद्र यादव से। और एक रोचक संयोग यह भी है कि इस तिकड़ी के 2 व्यक्तियों, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव, दोनों के जन्मदिन पर मैं बोला था और उनके फ्यूनरल में भी शामिल हुआ था और आज शोक सभा में बोल रहा हूँ। ये संयोग ही कह लीजिए एक तरह से। लेकिन राजेंद्र यादव की विशेषताओं के बारे में हमारे साथियों ने अभी जिक्र किया है। वो बहुत ही प्रगतिशील विचारों के इस संदर्भ में थे कि जो सदी का हमारे आज के युग का खलनायक जो पुस्तक निकली थी, उसके संपादक थे भारत भारद्वाज। भारत भारद्वाज ने अपनी भूमिका में एक बहुत रोचक तथ्य लिखा था। वो राजेंद्र यादव को बैताल कह करके बुलाते थे और कहा उन्होंने कि इस बैताल के एक कंधे पर दलित सवार था तो दूसरे कंधे पर स्त्री। ये राजेंद्र यादव का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने इस बात को दिखा था। और ये बात सही है कि दलित और स्त्री, इनका मुद्दा जो था उसको राजेंद्र यादव ने हंस में एक प्रमुख मुद्दा के रूप में उसको बना रखा था। वो किसी चीज को
जानने की इतनी, जितना कि उनको कहने की होती थी उतना ही जानने की। अभी व्यक्तिगत संबंधों का जिक्र हुआ, इसलिए एक दो बात मैं कह करके मैं उनके साहित्य पर आलोचनात्मक दृष्टि डालने का प्रयास करूंगा। एक बार की बात है कि वो विश्व पुस्तक मेला लगा था शायद 2002, जो दलित साहित्यकार सूरजपाल चौहान हैं उनकी आत्मकथा का लोकार्पण हुआ था, जो संतप्त जो निकली थी। लोकार्पण में मैं बोला था, वहाँ राजेंद्र यादव भी थे। फिर शाम को सूरजपाल चौहान ने अपने घर पर एक पार्टी रखी। पहली बार मैंने देखा कि उसमें राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी के साथ आए थे, कई लोग थे। संयोग से कोई बात ऐसी छिड़ी, वो वेदों पर आ गई। तो वेदों में इतनी अनैतिक बातें लिखी गई हैं, सेक्स के बारे में कितना ओपन उसमें वर्णन किया गया है, जिसको मंत्र कहते हैं। वो कुछ ऐसे ही मन्नू भंडारी ने जिक्र किया किसी एक प्रकरण का, और उस पर मैं बोलने लगा। इसके बाद वो पूरी बैठक जो थी 2-3 घंटे की, वो पूरा वेदों पर ही वो केंद्रित हो गई, और मैं बोलता रहा, लोग पूछते रहे। और उसी से एक आइडिया आई राजेंद्र यादव के दिमाग में कि धर्म की नैतिकता पर एक विशेषांक देखा है। और खैर उस दिन की पार्टी खत्म हो गई। राजेंद्र यादव मुझे फोन करते रहे कि एक लेख आपको चाहिए, वो जो वेदों पर जो उस रात डिस्कशन हुआ वही सारी बात है। उस समय मेरा रेटिना डैमेज हो गया था, मैं शंकर नेत्रालय हर 2 महीने में जाता था। तो मैंने कहा इस समय मैं लिखने की स्थिति में नहीं, क्योंकि कुछ पढ़ नहीं पाता हूँ, डॉक्टर ने मना किया। खैर वो बार बार कहते रहे, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे फोन करके इतना बुरी तरह से डांटा, और वो कहने लगे कि आप अपने को विश्वामित्र समझते हैं। अगली बात जो कहा कि क्या आपके पास मेनका को भेजना पड़ेगा। कम से कम रह गया। उनके इस कहने के बाद मैंने वादा किया कि मैं निश्चित रूप से मैं जल्द ही लिख करके भेजूंगा। और वो लेख दिया मैंने, और वो लेख हंस में छपा भी। आप लोगों में से कुछ लोग पढ़े हों। उस पर बड़ी गालियां मुझे हिंदुत्ववादी लोगों को तरफ से मिली, क्योंकि उस समय उन्हीं का शासन था केंद्र में। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसी संदर्भ में एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जैसा कि जिक्र अभी हुआ है यहाँ पर कि उन्होंने हनुमान जी को टेररिस्ट कह दिया था। राजेंद्र यादव जो सोने की लंका चलावे तो वो आतंकवादी नहीं होगा तो क्या होगा। इस पर उनके ऊपर दर्जनों FIR पुलिस थानों में हुई। और हुआ क्या, एक दिन की उनको भोपाल में एक FIR हुआ था, और वहाँ की पुलिस उनको गिरफ्तार करने आ गई थी। ये 2003 की बात है। और ये बिल्कुल परेशान हो गए, और घबराहट में मुझे फ़ोन किया उन्होंने। मुझे फ़ोन इसलिए उन्होंने किया कि उस समय दिग्विजय सिंह सोशल एजेंडा लागू कर रहे थे मध्य प्रदेश में, और मैं उनकी एडवाइजरी बोर्ड में था सोशल एजेंडा में। तो उनसे मुलाकात हुआ करती थी, काफ़ी नज़दीकी थी। तो उनको फ़ोन करके उन्होंने घबराहट में ये कहा कि मेरे दरवाजे पर अभी अभी भोपाल पुलिस आई थी, लेकिन मेरा एक साथी यहाँ IPS अधिकारी था, उसने यह सलाह किया मुझे कि आप उनसे पूछिए कि लोकल पुलिस से आप वारंट लाएं, क्योंकि वो दूसरे प्रांत की पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करने दूसरे प्रांत में जाती है तो लोकल पुलिस से वारंट वेरीफाई कराना पड़ता है। तो
तो वो भोपाल पुलिस ने नहीं किया था, वो सीधे उनको गिरफ्तार करने चले गए थे। तो इसी लॉजिक पर भोपाल पुलिस ने कहा कि हम सुबह फिर आएंगे लोकल पुलिस से परमिशन लेकर। इस पर पहली बार मैंने देखा कि राजेंद्र यादव बिल्कुल उनकी आवाज में कपकपाहट थी और वो बार बार यही कह रहे थे कि मुझे ये पुलिस वाले तीसरे दर्जे में घसीट कर कहीं बैठा कर ले जाएंगे, मेरी बड़ी हालत खराब हो जाएगी। भोपाल जाहिर है कि पैर से वो बिल्कुल चल नहीं पाते थे। तो उन्होंने कहा जो करना हो आप करिए। मैंने तुरंत दिग्विजय सिंह से बात की और पूरी वाकया को बताया और दिग्विजय सिंह ने वहाँ के एसएसपी को बुला करके काफ़ी डांटा भी था कि बिना मेरी परमिशन के मेरी पुलिस दूसरे प्रांत में कैसे चली गई। तो इस बात का दिग्विजय सिंह को विरोध, खैर वो मुकदमा वो शांत हुआ किसी तरह से और संयोग से वो मुकदमा भी भोपाल का एक हनुमानगंज थाना था। थाने में वो मुकदमा चल रहा था। तो लेकिन इसके बावजूद भी अभी सारे वक्ताओं ने जिक्र किया कि वो घबराते नहीं थे, डरते नहीं थे बिल्कुल। वो हिंदुत्ववादी ताकतों के खिलाफ हमेशा लॉजिकल बात करते थे और उनकी खूब धज्जियां भी उड़ाते थे। इस कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक उनके कंट्रीब्यूशन का सवाल है उस पर मैं आऊँगा कि जो इनकी मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव की जो तिकड़ी थी, जाहिर है वो तिकड़ी तो टूट गई थी बहुत पहले। मोहन राकेश की चूंकि बहुत पहले डेथ हो गई थी, 1967 में शायद, लेकिन मरने के अपने 2 साल पहले एक लेख लिखा था मोहन राकेश ने और राजेंद्र यादव के व्यक्तित्व की मैं समझता हूँ उससे अच्छी समीक्षा कहीं नहीं हो सकती है। हाँ, मेरा हमदम मेरा दोस्त, उसमें उन्होंने मोहन राकेश ने पहली बात तो ये कहा कि राजेंद्र बात सुनता है बाद में, लेकिन उससे लड़ने का इरादा पहले ही बना लेता है। ये मोहन राकेश ने इनके बारे में लिखा था और चूंकि वो पैर से बिल्कुल पंगु थे, बैसाखी पर चलते थे, इसलिए उनके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए उन्होंने यह भी लिखा था एक सेंटेंस कि यह आदमी बड़ा टेढ़ा है लेकिन सीधा भी है। तो मोहन राकेश भी वो भी बहुत मुफट थे, कोई बात कहने में राजेंद्र यादव की ही तरह वो भी पेश आते थे। मोहन राकेश ने यह भी जिक्र किया कि जिस समय की टांग टूट गई थी तो उस समय मेडिकल फैसिलिटीज इतना ज़्यादा नहीं थी ये ऑर्थोपेडिक्स की। तो कई डॉक्टर बताते थे कि इसके पास जाइए, उसके पास जाइए, बड़ी मुश्किल से वो किसी के पास जाते थे और लौट के आते थे, फिर सो जाते थे, फिर कभी इलाज की बात ही नहीं सोचते थे। और यही कारण है कि वो जो है उनकी टांग का मामला जो था वो काफ़ी गंभीर होता चला गया और अंततोगत्वा बिल्कुल पंगु ही हो गए। इस संदर्भ में एक मेरे साथ भी ऐसा हुआ राजेंद्र यादव का कि वो जिस समय मेरा रेटिना डैमेज हो रहा था वो 2003 की बात है, तो उन्होंने पूछ दिया कि मुझसे कि तुम इलाज कहाँ कराते हो। तो मैंने कहा मैं शंकर नेत्रालय जाता हूँ हर 2 महीने में। तो उसी समय उन्होंने कहा कि मुझे ग्लूकोमा है और मुझे बहुत कम दिखाई देता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ चलिए शंकर नेत्रालय और वहाँ पर मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर जो वहाँ सारे स्पेशलिस्ट हैं वहाँ पर वो मैं समझता हूँ कि एक बार उनकी सलाह ले लें तो आप अच्छा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगली दफ़ा तुम जाना तो बताना। मैं अगली दफ़ा क्या उसके बाद तो दर्जनों बार गया, उनको बताता रहा
लेकिन हर बार कहते थे कि अगली बार चलो और कभी गए नहीं। तो इस तरह से वो डॉक्टर के पास जाने में काफी हिचक रखते थे। इस तरह का था उनका नेचर, इस तरह से था। एक मोहन राकेश ने एक और बात का उल्लेख किया था कि जब मन्नू भंडारी से शादी होकर के पहली बार उनके घर आए, कहने का मतलब राजेंद्र यादव, तो मोहन राकेश वहाँ थे उपस्थित उस समय राजेंद्र यादव की अम्मा जो थी उन्होंने मन्नू भंडारी से पूछा, नई दुल्हन आई थी, कि बिटिया तुमने इस बौड़म में क्या देखा जिससे शादी करें? ये राजेंद्र यादव की माँ की प्रतिक्रिया थी राजेंद्र के बारे में। तो राजेंद्र यादव एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जिसको अलग अलग रूपों में देखा जा सकता है। और एक और विशेषता की बात मोहन राकेश करते हैं कि यह आदमी किसी से बात करता था तो 3/4 कोटेशन बोल देता था, इतना पढ़े लिखे होते थे। और कई बार तो ये होता था कि 1 घंटे की वार्ता में इतने ज्यादा कोटेशन, इतने ज्यादा लेखकों और किताबों के नाम ही बोल देता था कि कोई अच्छा भला पढ़ा लिखा आदमी भी अपने को अनपढ़ समझता। इस तरह से ये पेश आते थे, लोग डर जाते थे इनसे बात करना। ये बात तो सही है कि अभी जो अंतिम एडिटोरियल जो हंस का आया है, मेरी तेरी उसकी बात, जो के कालम से जो लिखते थे, ये जिक्र हुआ कि किसी से भी वो जो उनकी आलोचना भी करता था वो भी कोई दुश्मनी का भाव नहीं रखते, किसी से खुद दुश्मनी का भाव नहीं रखते थे और सबको तरजीह देते। हम आप में से बहुत लोगों को पता है, धर्मवीर नाम के एक लेखक हैं जिनको बहुत लोग उनके उटपटांग विचारों की वजह से नहीं पसंद करते। उसमें राजेंद्र यादव भी थे, लेकिन जब भी वो हंस में लिखते थे धर्मवीर, उनके लेखों को छापते। अभी लेटेस्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने धर्मवीर की एक बड़ी पुरानी किताब सीमंतनी उपदेश है, छोटी सी किताब है। सीमंतनी एक ऐसी अज्ञात हिंदू महिला थी जिसके बारे में कोई 1882 में एक किताब निकली थी, उसी पर आधारित करके अपनी समीक्षा को धर्मवीर ने किताब लिखा है। और ये उसमें दर्शाया है कि एक हिंदू महिला का दुख क्या था, समाज में कैसे लोग झेलती थी, एक स्त्री के दुख का वर्णन किया है। वो किताब जाहिर है कि राजेंद्र यादव को पसंद आ गई और अपनी अंतिम जो संपादकीय है उसी किताब को केंद्र में रख के उन्होंने किया है धर्मवीर की। और उस किताब के बहाने वो